हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राम और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टैंडर्ड। और आज कल हमने डिस्कस किया था कि मनी और मनी के बारे में, कि कब मनी के कौन कौन से अभी तक सिस्टम रहे हैं सोसाइटी में और कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से प्रॉब्लम थे और मनी के फंक्शन क्या क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मनी की क्वालिटीज़ क्या क्या है, यानी कि बेस्ट मनी, एवर मनी या गुड मनी की सबसे अच्छा क्वालिटी क्या क्या है, ये आज डिस्कस करेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर वीडियो में ऐसा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर वीडियो में, कि आप उसको ज़िंदगी भर कैरी कर सकोगे। हर वीडियो में ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। उतना मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाऊँगा, छोड़ दूँगा ये बनाना। इसीलिए आप टिके रहिए और देखिए कि होता क्या है। तो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि इंसान ने हमेशा एक ही मनी को कभी नहीं चूज़ किया है। हर वक्त मनी का फॉर्म बदलता रहा है। कभी इंसान ने अनाज को, यानी कि गेहूँ को, चावल को, ज्वार को, बाजरा को मनी के रूप में इस्तेमाल किया। कभी गोल्ड को किया, सिल्वर को किया, तांबा किया, पीतल किया, गवर्नमेंट मनी, पेपर मनी, कैटल, गोधन, अश्वधन, गजधन, गधे को, हाथी के दांत को, या क्या बोलते उसे, टोबैको को, अल्कोहल को, हर एक चीज़ को इंसान ने मनी के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और हमेशा आपको इसमें एक बात आपको थोड़ी हैरानी नहीं लगी कि यार मनी का फॉर्म बदलता क्यों रहा है हमेशा, यानी कि एक ही फॉर्म क्यों नहीं रहा है? सोचो। इसका रीज़न है कि मनी हमेशा, हर एक मनी एक दूसरे के साथ स्पर्धा करती रहती है, यानी कि कंपटीशन करती रहती है कि मैं बेटर हूँ या मैं बेटर हूँ। और जो बेटर मनी है सोसाइटी उसी को चूज करती है, राइट। हमेशा ये याद रखना कि जो बेटर मनी है वही सोसाइटी में सर्वाइव कर पाती है। दूसरी मनी उसके पीछे पड़ जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। अभी हम एक एक करके टोटल मनी के सारे क्वालिटीज़ को देखेंगे कि कौन कौन से क्वालिटीज़ है मनी में। और ये क्वालिटीज़ जो भी मनी पोजेस करती है वो मनी बेस्ट मनी या गुड मनी कहलाती है, राइट। अभी हिस्ट्री में जाने से ज़्यादा हम अभी आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ है जो मनी को बेस्ट बनाती है। पहली क्वालिटी है कि ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊ होना। अब आप बोलेंगे कि टिकाऊ होना क्या है? तो टिकाऊ होना ये कि सपोज़ मैंने अनाज के रूप में किसी चीज़ को एज अ मनी यूज़ किया, यानी कि गेहूँ को मैंने एज अ मनी यूज़ किया, राइट। तो साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन समझो अगर मैंने गोल्ड को मनी के रूप में यूज़ किया, वो तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल भी गोल्ड वैसा कि वैसा ही रहता है। इसका मतलब है कि मनी हमेशा ड्यूरेबल होनी चाहिए, मनी टिकाऊ होनी चाहिए, तभी उस मनी को गुड मनी कहा जा सकता है, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वालिटीज़ है मनी का पोर्टेबिलिटी। अभी पोर्टेबिलिटी यानी कि वहन योग्यता, हिंदी में इसे बोलते हैं वहन योग्यता। अभी ये वहन योग्यता क्या है कि जिस मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, बिना ज़्यादा कुछ रिस्क किए बगैर, बिना ज़्यादा कुछ झंझट किए बगैर एक दूसरे से दूसरी जगह उस मनी को लिया जा सके, उसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, वहन योग्यता। इसका मान लो कि आपको एक जगह से, मुंबई से चेन्नई जाना है और आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है, और आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है और आपके पास डिजिटल कैश है यूपीआई में या आपके अकाउंट में।
तो आप मुझे बताओ कि आप ट्रांसपोर्ट करते वक्त किसे ज़्यादा प्रेफर करोगे? आपके बैंक अकाउंट के मनी को ज़्यादा प्रेफर करोगे क्या गोल्ड को करोगे? 100% आप किसको करोगे? डिजिटल मनी को ही करोगे, बैंक के अकाउंट को ही, क्योंकि गोल्ड लेते यानी कि लेके जाते वक्त रिस्क है या, और वहाँ भी उसको बायफरगेट करना पड़ेगा तभी आप, यानी कि वहाँ बेचना पड़ेगा तभी आप उस मनी, उस गोल्ड को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो मनी इजीली पोर्टेबल है वो मनी गुड मनी कहलाती है। जितनी जिसकी पोर्टेबिलिटी उतना वो पावरफुल मनी। ये कंसेप्ट याद रखो। तीसरी प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है और अभी फिर से हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी होती क्या है। डिविजिबिलिटी यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ मनी को टुकड़ों में हम इजीली और आसानी से डिवाइड कर सके, उसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी। अभी एक इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, आप बहुत क्लियर तरीके से समझ जाओगे। समझो आप पुणे गए हो या मुंबई गए हो, राइट, और आपके पास 10 ग्राम्स का एक गोल्ड का बिस्किट है या आपके पास एक 10 ग्राम का चेन है गोल्ड का, और आप गोल्ड को एज अ मनी यूज़ कर रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ कि वहाँ जाने के बाद अगर तुम एक होटल में गए और खाना खाया और बिल हो गया 100 रुपीज़, 100 रुपये उसका बिल हो गया, तो आपके पास वो बिस्किट है या चेन है, आप उसे कितना काट के दे दोगे कि यार दिस मच ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 100 रुपीज़, यानी कि इतना इतना ही गोल्ड है और ये 100 रुपये का है, और वो भी उसको उस उतने ही वैल्यू में होना चाहिए तभी वो उसको स्वीकार करेगा। तो डिविजिबिलिटी में गोल्ड इतना आगे नहीं है जितना डिजिटल मनी है। अभी डिजिटल मनी में कैसे, जैसे फियाट करेंसी है अपनी, फियाट करेंसी यानी जो करेंसी अपनी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इशू करती है उसे बोलते हैं फियाट करेंसी, राइट। तो फियाट करेंसी का मतलब ही यही है कि फियाट करेंसी जो सेंट्रल बैंक इशू करती है उसे फियाट कहते हैं। अभी अगर 100 रुपये का नोट आप लेके, आप 500 रुपये का अगर नोट लेके गए तो आप उसे 500 रुपये का नोट दे दोगे और वो आपको 400 रुपीज रिटर्न कर देगा, 200 के 2 नोट। इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कि जो चीज आसानी से टुकड़ों में उसको डिवाइड किया जा सके उसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी, उसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी ऑफ मनी। अभी यूनिफॉर्मिटी ऑफ मनी क्या है? अभी इसका यूनिफॉर्मिटी को बोलते हैं कि एक रूपता, यानी कि वो मनी एक रूपता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेरे पास 100 रुपये है और अंबानी के पास भी 100 रुपये है, तो दोनों के 100 रुपये की वैल्यूज ऑल ओवर इंडिया में 100 रुपये ही होनी चाहिए। यानी कि वो 100 रुपये अंबानी के पास है इसलिए उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है, और वो मेरे पास है इसलिए उसकी वैल्यू 100 रुपये है। ये गलत है। यानी कि यूनिफॉर्मिटी सोसाइटी में ट्रस्ट को, विश्वास को बना के रखती है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। अब आपको यूनिफॉर्मिटी समझ आया। उसके बाद है स्कैरिसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ही समझो तुम। स्कैरिसिटी यानी कि दुर्लभता, यानी कि जो भी मनी आज तक इंसान ने यूज करने का प्रयास किया है वो हमेशा मूल्यवान रही है। यानी कि मूल्यवान यानी अगर कोई इंसान या कुछ कम्युनिटी अगर सोचती है कि मैं समंदर किनारे के सिंपिया यानी कि शीशेल्स, सिंपिया को मनी के रूप में यूज करूंगा, इसका मतलब सिंपिया ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर वो आसान होता तो वो चूज ही नहीं करता, वो पसंद ही नहीं करता कि मुझे सिंपिया मनी के रूप में यूज करनी है, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि स्कैरिसिटी, स्कैरिसिटी यानी दुर्लभता। इसका एग्जांपल देखते हैं हम गोल्ड का। देखो तुम, गोल्ड क्या है, गोल्ड हमेशा क्यों बढ़ता रहता है? आपने कभी सोचा है कि गोल्ड का बढ़ने का रीजन क्या है? एक्चुअली गोल्ड का बढ़ने का यह रीजन है कि गोल्ड हमेशा, आज से नहीं,
हमेशा से जितना भी आज तक गोल्ड का स्टॉक माइन हुआ है, यानी कि जितना भी जमीन से खोद के निकाला है, उस स्टॉक्स के कंपैरिजन में हर साल गोल्ड का स्टॉक आता है 1 to 2%। कितना आता है? 1 to 2%। यानी 100 क्विंटल अगर गोल्ड का अभी तक स्टॉक निकला है जब से दुनिया बनी है तब से, तो एक या 2 क्विंटल ही हर साल नया निकलता है, राइट। यानी कि तुम और ज्यादा मशीनें वहां पे लेके जाओ, फिर भी गोल्ड उतना नहीं निकलता जितना गोल्ड का सप्लाई बढ़ाया जा सके। इसीलिए गोल्ड ने अपनी वैल्यू मेंटेन की है, क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है। यानी कि और ज्यादा खजाने मिल गई गोल्ड की, या और ज्यादा माइनिंग के नए नए इक्विपमेंट्स आ गए, फिर भी गोल्ड को ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको ओवर द पीरियड ही बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए गोल्ड ने आज तक अपनी वैल्यू को रिटेन किया है। यही रीजन है कि गोल्ड की स्कैरिसिटी ज्यादा है, राइट। अभी सिल्वर की स्कैरिसिटी उससे कम है, कॉपर की उससे कम है, और स्टील की, आयरन की उससे कम है। यानी कि जितनी ज्यादा उसकी स्कैरिसिटी, उतना उसका डिमांड बढ़ेगा, उतना ही वो अपने इकोनॉमिकल वैल्यू को रिटेन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, और वो बढ़ता ही जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये 5वीं प्रॉपर्टी है कि एक्सेप्टेबिलिटी। आपने सुना होगा कि एक्सेप्टेबिलिटी, इससे पहले भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया कि यार एक्सेप्टेबिलिटी यानी गुड मनी मस्ट बी एक्सेप्टेबल वाइडली और एवरीवेयर। यानी अगर अभी समझो डॉलर है, डॉलर तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, लेकिन आईएनआर यानी इंडियन नेशनल रूपी या रुपीज, वो सिर्फ इंडिया में है, सो इसको बाहर कोई नहीं लेता, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड है। इससे अलग एग्जांपल देखते हैं हम। समझो कि अभी मेरे पास 10 बिटकॉइन है, और मैं मेरे गांव में गया और मैं शॉपकीपर के पास गया, कोई दुकानदार के पास, और उसको बोला कि मुझे शक्कर चाहिए, 200 रुपए की शक्कर दे दो, मैं लेके जाऊंगा घर को। तो वो बोलेगा पेमेंट करो, तो मैं बोलूंगा कि मैं पेमेंट बिटकॉइन में करूंगा, तो वो बोलेगा मुझे बिटकॉइन में लेना ही नहीं है, तो आप बिटकॉइन में कैसे करोगे? तो इसका मतलब है कि जो भी मनी हम एज अ मनी यूज कर रहे हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल होता है। उसके बाद है रिकॉग्नाइजेबिलिटी, उससे इसे बोलते हैं पहचान योग्यता। क्या बोलते हैं? पहचान योग्यता। समझो कि इसका, मानो इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक हम, कि आप 500 रुपए की नोट लेके किसी दुकानदार के पास गए और उसको बोले कि ये ले लो और ये मेरे पास 500 रुपए, इसका मुझे सामान दे दो। तो वो क्या करेगा? उस नोट को ऐसे पकड़ेगा और देखेगा कि उसमें 500 का आंकड़ा है क्या नहीं, गांधी जी की फोटो है क्या नहीं, ऊपर सिल्वर की लाइन है क्या नहीं, वहाँ पे 500 का आंकड़ा है क्या नहीं, वो सब देखेगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि हाँ ये असली नोट है, मैं आपको 500 रुपए का सामान दे दूंगा, राइट। तो गवर्नमेंट मनी में पहचानने में आसानी हो जाए ऐसे वाटरमार्क मनी में दिए जाते थे। वाटरमार्क यानी कि बैकग्राउंड में कुछ दिया जाता था, यानी कि गांधी जी की फोटो क्लियर नहीं होती वो खाली जगह पे, लेकिन वो वाटरमार्क में दिखती है ऐसे पकड़ने से, उसे बोलते हैं वाटरमार्क। तो वाटरमार्क में दी जाती है उसे। इससे क्या होता है कि आसानी से वो नोट पहचानी जा सके कि ये असली है क्या नकली है। सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर ये वाटरमार्क नहीं दिए होते और गवर्नमेंट बोलती कि सिर्फ नोट के नंबर से ही पहचानो, तो दुकानों में तो लाइन ही लाइन लग जानी थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर तो इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाती। हर बार वो नंबर वेरीफाई करना इतना आसान है क्या? न शॉपकीपर के लिए और न ही कस्टमर के लिए। इसीलिए रिकॉग्नाइजेबिलिटी, गुड मनी मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल, राइट। उसको पहचानने में आसानी होनी चाहिए, उसे बोलते हैं रिकॉग्नाइजेबिलिटी। उसके बाद है कि मनी का हमने जो 3 फंक्शन देखे, उसका आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू। अतः आप बोलेंगे कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? यानी कि किसी भी
मनी में हम हमारी वेल्थ स्टोर करते हैं, तो आने वाले समय में 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में उसने अपने वैल्यू को रिटेन करना चाहिए, तभी उसे बोला सा जा सकता है कि गुड मनी। मनी, गुड मनी मस्ट बी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। समझो आपके मम्मी पापा ने 1,000 रुपये सेव किए होते 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल पहले 1,000 रुपये सेव किए होते और अपने लॉकर में रख दिए होते, वो नोट में होते समझो। और 10 साल बाद, यानी आज 10 साल बाद वो वापस निकाले, तो उस 1,000 में क्या ही आएगा भाई? 200 रुपये का भी सामान नहीं आएगा 10 साल में। इतना सारा पीरियड निकल गया। तो मनी किसे बोलते हैं कि यार मैंने मेरी मेहनत करके 1,000 रुपये कमाए, वो कम मैंने स्टोर किए, लेकिन 10 साल बाद तो उसकी वैल्यू 200 रुपये हो गई 1,000 की। यानी पेपर करेंसी इज नॉट अ गुड मनी। ये हर साल अपनी वैल्यू को लूज करती है। इंडिया के डेटा के हिसाब से इंडिया में बाय डिफॉल्ट 6% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि 6% महंगाई का रेट है। यानी कि हर साल महंगाई का रेट 6% पकड़ो तो 60-70% तो इसी पे लॉस हो रहा है। यानी कि वो 200-300 रुपये उसकी वैल्यू रह रही है। और ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों में 6% है। मेडिकल में, एजुकेशन में, या क्या बोलते हैं उसे, ऑयल प्राइसेस में ये डबल डिजिट में है। तो फिर तो खत्म है आप, फिर तो वो 100 रुपये भी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड वो अपनी वैल्यू को लूज कर रही है। लेकिन अगर 10 साल पहले आपने गोल्ड लिया होता तो आज उसकी वैल्यू 10 गुना होती। यही फर्क है स्टोर ऑफ वैल्यू में, दो करेंसी में। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो काम कौन सी भी चीज को लेते वक्त और देते वक्त जो चीज हम इंटरचेंज करते हैं उसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। उसमें हमने क्वालिटीज और खामियां भी देखी और कौन कौन से काम है ये भी देखे पिछले वीडियो में, इसलिए उसको इतने डिटेल में नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। उसके बाद है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं कि विनिमय माध्यम, यानी कि एक दूसरे को देने का विनिमय माध्यम। और स्टोर वैल्यू को क्या बोलते हैं कि मूल्य संरक्षण हिंदी में। और अभी नेक्स्ट क्वालिटी है यूनिट ऑफ अकाउंट। आपने ये भी देखी, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेन है, एक मोबाइल है, एक कार है और एक घर है, राइट। अब आप मुझे बोलो कि भूल जाओ कि अभी 100 रुपये के 500 रुपये के नोट का कुछ यहाँ पे कंसर्न है, हमें मनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या एक पेन की, एक मोबाइल की, एक घर की या एक कार की वैल्यू सेम ही रहेगी? नहीं। इसका मतलब कि घर अपने अपनी एक वैल्यू मेंटेन करता है, राइट। कार अपनी अपनी एक वैल्यू मेंटेन करती है, पेन अपनी वैल्यू मेंटेन करती है और मोबाइल अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। इसका मतलब यह है कि 10 रुपए की पेन है या 20,000 का मोबाइल है या 2 लाख की कार है या 10 लाख का घर है, तो अपने अपनी जगह वो अपनी अपनी एक खुद की इकोनॉमिक वैल्यू होल्ड करता है। इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। इसे अगर हिंदी में बोलना है तो उसे बोलते हैं मूल्यमापन। क्या बोलते हैं उसको? मूल्यमापन। मराठी में भी मूल्यमापन ही बोलते हैं। ये हुआ यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद का है कि ये हो गए 10 क्वालिटी गुड मनी के। और एडवांस में कुछ 2 क्वालिटीज है, और फंजिबिलिटी और वेरीफाइबिलिटी। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बिटकॉइन ने वो भी कवर किया है। अभी उसके ऊपर आते हैं। गुड मनी मस्ट बी अ फंजिबल। फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी को बोलते हैं कि समरूपता। क्या बोलते हैं उसको? समरूपता, फंजिबिलिटी को बोलते हैं। अभी इसका अगर एग्जांपल देखना है तो हम कैसे देखेंगे कि समझो मैं 500 रुपये एक नोट लेके दुकान में गया और उसको बोला कि मुझे
500 रुपये का सामान चाहिए, ये ले लो और ये मुझे सामान दे दो। तो वो क्या करेगा, नोट को देखेगा, बोलेगा और 500 रुपये का मेरे को सामान देगा और मैं घर लेके जाऊंगा, राइट। अभी ये मैटर नहीं करता कि वो 500 रुपये मेरे हैं या मुझे किसने दिए हैं या और किसी के हैं, वो सिर्फ उसकी वैल्यू देखेगा कि ये 500 रुपये है। समझे आप? वो ये नहीं देखेगा कि नोट किसके पास से आया है, वो सिर्फ इतना देखेगा कि ये 500 रुपये और मुझे 500 रुपये का सामान देना है, खत्म। इसे बोलते हैं फंजिबल। गुड मनी मस्ट बी ए फंजिबिलिटी और गुड मनी मस्ट बी ए फंजिबल। उसके बाद बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी को बोलते हैं हम सत्यापन योग्यता। अगर हिंदी में बात करनी है तो उसे बोलते हैं सत्यापन योग्यता। अगर अभी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि फंजिबिलिटी, तो फंजिबिलिटी क्या करती है कि वो शॉपकीपर नहीं देखता है कि ये किसके पास से आया है। इसका मतलब ये है कि फंजिबिलिटी सोसाइटी में ट्रस्ट को बना के रखने का काम करती है, राइट। और उसके बाद है वेरीफाइबिलिटी, इसको बोलते हैं सत्यापन योग्यता। अभी वेरीफाइबिलिटी क्या करती है कि समझो अगर किसी भी करेंसी को, किसी भी मनी को आपको वेरीफाई करते वक्त इतना टाइम लगे कि आपको कम से कम 10-15 मिनट लगे, तो हर एक दुकान के सामने क्यू ही क्यू लग जाएंगी, लंबी लाइनें लग जाएगी, राइट। जो मनी आसानी से वेरीफाई किया जा सके, यानी कि उसको पहचाना जा सके, उसको वैलिडेट किया जा सके, उसे बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी, राइट। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप किसी दुकान पे गए हो और वहां से 20 रुपए का सामान खरीदा और आपने यूपीआई में पेमेंट कर दिया, फोन पे से पेमेंट कर दिया, तो वहां पे आता है पेमेंट सक्सेसफुल और ग्रीन कलर आता है। इसका मतलब क्या है कि उसने दिखाया कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है, वेरीफाई हुआ है। इसे बोलते हैं सत्यापन योग्यता, वेरीफाइबिलिटी, राइट। आसानी से उसको वेरीफाई किया जा सके। ये थी मनी की 10 क्वालिटी और उसके एडवांस में 2 क्वालिटीज, फंजिबिलिटी और वेरीफाइबिलिटी। इसके अलावा आज तक तो दुनिया को ज्ञात नहीं है कि और कोई क्वालिटी होगी मनी की जो आज इस दुनिया में डिजर्व करती है या नोन है। ओके, हो गया। अभी यहां तक हम मनी के क्वालिटीज के बारे में स्टॉप हो जाएंगे। अभी आप मुझे बताओ यार, आपको ये सीरीज मैंने शुरू की है, ये मेरा क्या प्रोफेशन नहीं है कि मैं इसमें ऑल टाइम करियर कर दूं या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि यार मेरे पास जो नॉलेज है वो डिलीवर होना चाहिए, वो भी फ्री में, राइट। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ी इसमें हेल्प करिए यार, मुझे सजेशन दीजिए कि मेरा वॉल्यूम कम है क्या, या मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बोलते वक्त मैं कहाँ अटक रहा हूँ। हिंदी क्या मेरी मदर टंग लैंग्वेज नहीं है, मैं मराठी में बात करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी अच्छी खासी बात कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल हिंदी में निकाला है कि हर एक इंसान, महाराष्ट्र का हो या बाहर का हो, महाराष्ट्र के सभी लोग हिंदी जानते हैं और अच्छे से समझते भी है। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में निकाला है। तो अगर मेरा कहीं गलती हो रही है या आप मेरी कुछ फेलियर को बताना चाहते हो कैसा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए यार। और दूसरी बात, लाइक और शेयर करिए। एक वीडियो बनाने में 10-10 घंटे लगते हैं और उससे अलग रिसर्च करनी पड़ती है, तब एक वीडियो बनता है। तो अगर कोई एफर्ट लगा के ये कर रहा है तो यार इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अगर पसंद आया तो कीजिए, नहीं पसंद आया तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम है एजुकेट करना। आपने बिटकॉइन को आज नहीं समझा तो आपको कल समझना पड़ेगा, और कल नहीं समझा तो 5 साल बाद समझना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन आपकी बोट मिस हो जाएंगी। समझो अगर बिटकॉइन $1 मिलियन को चला गया तो आपके बाय करने के जोन से बाहर चला जाएगा और तब आप पॉइंट में भी बाय नहीं कर पाओगे। और डायरेक्टली बाय मत भी करिए। ह्यूमन का एक नेचर होता है कि ह्यूमन हमेशा पहले देखता है, उसके ऊपर स्टडी करता है, फिर उसकी
बिलीव बनती है और बिलीव के बाद उसकी बनती है कन्विक्शन, यानी कि पहले विश्वास बनता है और फिर बनता है पक्का विश्वास, और फिर वो अपना एक पाथ चुनता है कि मुझे इस मार्ग से आगे बढ़ना है। आप भी वैसा ही करिए, डायरेक्ट मत जाइए। मैंने पैसे गंवाए हैं इसमें, कुछ पैसे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ पैसे गंवाए हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपए मैंने भी गंवाए हैं इसमें, लेकिन उसके बाद ही मैं ये सीख पाया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के 10 रुपए भी वेस्ट जाए। सो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और देखिए, जितना मैं 5-6 सालों में सीखा हूँ, अगले 5 से 6 महीने में मैं आपके पास डिलीवर कर दूंगा। सब कुछ मेरा जितना है उतना। मैंने 10,000 घंटे के पॉडकास्ट सुने होंगे अभी तक, 10,000 घंटे के पॉडकास्ट पिछले 6-7 सालों में, 5-6 सालों में। सो आप समझिए, जितना मेरे पास है मैं वो दे के जाऊंगा, आप लगे रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।